ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पैरेलल और एंटी पैरेलल करंट्स, ठीक है। ओके, तो पैरेलल करंट्स में क्या देखा था हम लोगों ने, इस तरह से IA और IB अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था आप लोगों को, ठीक है, कि फोर्स जैसे ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस FBA जो ये लगाएगा, FBA, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था ना, इनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ओके। और फिर इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। समझ रहे हैं? इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका करंट, इसका लेंथ और इसका मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स ऑन A ड्यू टू B। तो FBA और FAB दोनों में जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ओके। तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है, तो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल में रिपेल करेगा, ठीक है। अगर इसी में डायरेक्शन हम लोग ऐसा कर दें, इस तरह से, और इसमें ऐसे, ठीक है, IA IB, तो इधर ये हो जाएगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A और दिस इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ओके। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और रिपेल कर रहा है, ये इधर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। तो एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर, ओके, ठीक है। एक चीज इसमें था और कि ये जो करंट होता है ना यहाँ पर, तो सॉरी करंट नहीं, जो फोर्स आता है FAB और FBA, ये फोर्सेस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है। कभी कभी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, NCERT में दिया हुआ है। इस डिवाइस का नाम मालूम है? कोई पढ़े? क्या होता है इस डिवाइस का नाम? दिस डिवाइस इज कॉल्ड करंट बैलेंस, ओके। आप देखिएगा NCERT में लिखा हुआ है दिस इज करंट बैलेंस। तो MCQ में आपसे पूछ सकता है कि नेम द डिवाइस विच मेजर्स दिस मैकेनिकल फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन पैरेलल और एंटी पैरेलल करंट्स, ओके। तो ये था, इसके ऊपर में जो भी एग्जांपल है इसके जस्ट बाद आप देख लीजिएगा। और NCERT बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले ही दिन करा ही दिया था, ठीक। चलिए अब हम लोग आज न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज टॉर्क ऑन करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो टॉर्क ऑन करंट लूप जो है इसमें ये जैसे बिल्कुल हम लोग याद कीजिए कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर डाइपोल को रखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, -Q+Q चार्ज वाला जो होता था, तो इसमें फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते थे, जिसकी वजह से वहां पर टॉर्क होता था, रोटेट करता था। और टॉर्क की वैल्यू याद है किसी को? P क्रॉस E, ठीक है। दिस टॉर्क वाज P क्रॉस E, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक कॉइल को रखेंगे और इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल। और हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप। ये एक रेक्टेंगुलर करंट लूप है जिसमें टॉर्क कितना लगेगा ये हम लोग को बताना है, ओके। तो इसमें जो है मैग्नेटिक में देखिए, पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ फिर उसको डिराइव करेंगे। ये टॉर्क आपका, ठीक है, और ये क्या था आपका? P क्या है? डाइपोल मोमेंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके, M, ठीक है। और क्रॉस E की जगह क्या आ जाएगा? B, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आएगा फाइनली, ओके। तो इसी को हम लोग को डिराइव करना है, कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग, इसमें यूज होने वाले, जो इस टॉपिक को समझने के लिए यूज होने के लिए दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक सबसे पहले फोर्स हमारा क्या होता है? IL क्रॉस B, हम लोग देख चुके हैं पहले भी, याद है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके पहले टॉपिक में भी इसको देखे थे, ओके। और दूसरा हम लोग यूज करेंगे, एक नया टर्म आपके लाइफ में आज से स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था बताइए? P इक्वल्स टू आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता था। तो यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? चार्ज की जगह मैग्नेटिक फील्ड में कौन?
चार्ज, जैसे वहां पर सोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स क्या था, चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में सोर्स कौन होता है, करंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर करंट है तो Q की जगह क्या आ गया, I, और इस 2A लेंथ था, यहाँ पर लेंथ की जगह कौन आ जाएगा, एरिया। ओके, तो करंट इनटू एरिया, और ये एरिया जो है यहाँ पर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ओके, एरिया वेक्टर। तो क्योंकि डायपोल मोमेंट जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो m इक्वल्स टू I इंटू ए। अगर एक टर्न है तो I इंटू ए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ n टर्न्स है तो n I a हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट समझ आया सबको? ओके, तो इसमें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट देखिए n तो कुछ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको? चलिए अब हम लोग, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो पेशेंसली इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखेंगे, ये मैग्नेट के दो पोल पीसेस हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कैसे रखा होगा, ये अरेंजमेंट पॉसिबल तो है नहीं कि अलग अलग करेंगे, तो इसके लिए हॉर्सशू मैग्नेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या समझ में आया, मतलब ऐसा कुछ रखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम लोग कॉइल रखेंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हॉर्सशू मैग्नेट रख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, यू शेप का। तो अब देखिए इसमें किस तरह से ये जो है फर्दर इसके अंदर में टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, वो सब हम लोग को देखना है, ठीक। तो क्या बोला है, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉइल ले लिया, और उस कॉइल में हमने एक्सटर्नली इसमें करंट फ्लो कराया। ये बैटरी, इसको हमने, एक कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसका नाम दे देते हैं PQRS। एनसीईआरटी में इसको क्या किया है, ABCD लिखा है, ठीक है। ABCD मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर B जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को भी डिनोट करता है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आपने बस सिर्फ क्या किया, ABCD की जगह PQRS कर दिया है, ठीक है, समझ गए। तो इस टॉपिक को एक बार आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी से पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल वे में, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा करंट जो है यहाँ से निकला, ऐसे फ्लो हुआ आई, ठीक, यहाँ से ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, ओके। चलिए अब इसकी जो ये, इसको आप लेंथ या ब्रेथ जो भी बोलना है बोल दीजिए। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, b। किसको, ये जो कॉइल है ना रेक्टेंगुलर कॉइल, उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, है ना। जैसे ये है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, आप सिर्फ ये पोर्शन आपको दिख रहा है फ्रंट वाला, तो ये इसका क्या हो गया, लेंथ, सॉरी इसको लेंथ बोल दिया, ठीक है, जो भी बोलना है। इसको एनसीईआरटी ने डिनोट किया है स्मॉल b से, और इसको डिनोट किया है स्मॉल a से, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन हो गया क्या, b, और ये भी b, और ये वाला लेंथ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक a कॉइल, ठीक है। आ रही बात समझ में सबको, कोई दिक्कत, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो सभी सारे चारों के चारों लूप में, मतलब चारों साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप में सेम करंट फ्लो होगा, ओके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बना देता हूँ कॉइल को, ऐसा शेप दे देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ऐसे, ताकि रेक्टेंगुलरली ऐसे खड़ा है तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। बुक में थोड़ा 3 डायमेंशनल फिगर है ना ये, तो इसलिए वैसे दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ PQRS। ये B है, ये A है, और इधर करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके, इस तरह से, ठीक है। चलिए, और इसके ऊपर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, है ना। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऐसे,
ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यू कैन से दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, है ना। प्लेन अगर मान लीजिए कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे सपोज मान लीजिए कॉइल ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ आ रहा है सबको, ठीक। और अगर ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी रखे हो तो परपेंडिकुलर टू दी कॉइल जो है, प्लेन ऑफ द कॉइल हमने किसको रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, बोलिए, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो कितना लगेगा वो हम लोग देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, करंट आपका I है, और लेंथ कितना है, लेंथ कितना है ये B, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं F1, ठीक है, फोर्स। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग किस सेक्शन की बात कर रहे हैं, F1 मतलब फोर्स ऑन PQ, ठीक है, फॉर PQ, है ना। तो ये बोल सकते हैं FPQ को नाम दे दिया है एनसीईआरटी ने F1, ओके। फोर्स ऑन PQ को हमने लिख दिया F1। चलिए तो कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट ऐसे, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो जो करंट का डायरेक्शन है वही लेंथ का डायरेक्शन है, तो L क्रॉस B, तो L ऐसे और B ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसमें फोर्स का डायरेक्शन जो निकालते थे किस कौन से फॉर्मूले से निकालते थे, कौन सा रूल था फोर्स का डायरेक्शन, हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला पहले क्या हो गया, L आपका ऐसे है, ठीक है, स्मॉल b, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है, स्मॉल b, और क्रॉस b, तो क्रॉस b यहाँ पर क्योंकि थीटा कितना है, बोलिए 90 डिग्री, तो ILB साइन 90, तो IB और मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री, इसलिए इतना हो गया, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, इसमें F1 का डायरेक्शन किधर होगा, बोलिए F1। चलिए ट्राई करते हैं। करंट जा रहा है कैसे, ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रेच करके बताइए किधर जाना चाहिए फोर्स, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर हुआ बताइए, इनटू दी पेज या इनटू दी बोर्ड, समझ आ रहा है। दिस इज करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो थंब किधर है हमारा, इनटू दी बोर्ड, समझ आ गया सबको। सो दिस फोर्स इज इनवर्ड, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं इनटू दी पेज या इनटू दी बोर्ड, जो भी है, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं इनवर्ड को, ओके। वैसे एक्चुअली में 3 डायमेंशनली आपको समझना पड़ेगा, ये हो गया क्या करंट के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, उसको हम लोग अभी दूसरा एक और फिगर बनाएंगे, उससे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये समझ आ गया सबको, ये इनवर्ड लग रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरा सेक्शन देख लेते हैं, कौन सा, क्यूआर सेक्शन के लिए। तो इसमें फोर्स जो हो जाएगा वो कितना होगा बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्यूआर सेक्शन, ये लेंथ और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0, तो फोर्स कितना 0, समझ आ रहा है। अच्छा, इसके लिए भी अगर आपने इतना सोच लिया तो ये भी सोच सकते हैं, ये जो SP है, SP दिख रहा है, SP, है ना, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ ऐसे या करंट ऐसे, समझ आ रहा है। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ ऐसे, करंट ऐसे, ठीक है, लेंथ या करंट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, थीटा 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री, तो साइन 180 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर QR एंड कितना SP, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 0, सिंस थीटा कितना हो रहा है यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 नॉट 0 डिग्री, समझ आ रहा है ना। साइन थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा, तो दोनों केस में साइन थीटा 0 होगा। समझ आ रही बात सबको, क्लियर है इतना।
तो ये दोनों तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है ना, ये दोनों अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है बस, ठीक है। इसलिए अब बचा कौन सा, एस आर, ठीक है, फोर एस आर। तो इस फोर्स का नाम एनसीईआरटी ने दे दिया है कितना, F2, ओके। तो एस आर के लिए डायरेक्शन आप लोग बताइए, थोड़ा दिख रहा है ना, ठीक, डायरेक्शन बताइए, वेरी गुड, ठीक है। एस आर नहीं, ये आर एस बोलेंगे इसको, ठीक है, सीक्वेंस में चलना है, क्या बोलेंगे, आर एस, ठीक है, ऐसे चल रहा है ना, ओके। चलिए स्ट्रेच करके दिखाइए सब, कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा है और करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, है ना। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स क्या हो गया, आउट ऑफ द पेज, समझ आ रहा है, आउटवर्ड, क्लियर है सबको, ओके। सो फोर्स इज इक्वल टू आई एल, एल कितना, एल कितना स्मॉल बी, और इनटू में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर अगेन थीटा कितना 90 डिग्री, समझ आ रहा है ना, क्योंकि दिस इज लेंथ एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, ठीक है। तो अब आएगा मजा, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ठीक है, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है IBB, लेकिन डायरेक्शन सेम है या नहीं, नहीं है। तो देखिए ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम इस पूरे लूप को, ठीक, ऐसा करते हैं, इधर से देखते हैं, किधर से, इधर से, ऐसे, है ना, PS की साइड से, समझ आ रहा है सबको, किधर से देखेंगे ऐसे, तो सिर्फ आपको PS ऐसा दिखेगा, बाकी कॉइल ऐसे छुप जाएगा, नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कॉइल है आपका, क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये है आपका P, ठीक है, सॉरी ये ठीक है, दिस इज P, हाँ सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, P Q R S, मैंने क्या बोला, किधर से देखना है, इधर से, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, ये छुप गया पूरा ऊपर वाला पोर्शन, ये एक्चुअली रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड है ना, तो सिर्फ इस वायर की अगर बात करेंगे तो आपको, अगर ये इसको हटा देंगे, एक लेयर सिर्फ रेक्टेंगल लेंगे, तो क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला दिखेगा, समझ आ रहा है। तो ये वाला दिखेगा, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं फोर्स किधर किधर लग रहा है, ओके, समझ आ रही बात। तो अगर हम लोग यहाँ देखें, सो दिस एंड इज, इसका नाम हो गया P, ओके, और इसका नाम हो गया S, ठीक है। P वाले पे, इस एंड पे किधर फोर्स लग रहा था भाई, बोलिए, डाउनवर्ड, कितना, F1, समझ आ रहा है। और S वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, अपवर्ड, F2, ओके। आ रही बात समझ में सबको, ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस लगेगा, जो भी साइड होगा PS, इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर ही होगा, F1 और F2 दोनों ही, क्लियर। ये एक हो गया इनटू द बोर्ड, और ये आउट ऑफ द बोर्ड, ये एक जा रहा है अंदर और एक जा रहा है बाहर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ ऐसे ही समझते हैं, ये आपका मान लीजिए PS है, ठीक है। ये देखिए, एक फोर्स ये वाला है, ये वाला फिंगर, और एक फोर्स ये वाला है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, बोलिए। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन PS जो सेक्शन है, दैट इक्वल्स टू 0, समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, F1 और F2 इक्वल है, F1 और F2 इक्वल है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। तो जब कभी भी याद कीजिए, हम लोग 11th में पढ़े थे रोटेशनल डायनेमिक्स में, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कपल का फॉर्मेशन होता है, याद है। जैसे ढक्कन, बोतल का ढक्कन खोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर, और दोनों का लाइन ऑफ एक्सिस क्या होता है, सेम होता है कि नहीं। जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको कैसे ओपन कर रहे हैं, देखिए, ये इधर जा रहा है और ये वाला फिंगर इधर, ठीक, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है।
दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है। तो एक फोर्स ऐसे और दूसरा फोर्स ऐसे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तभी तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल। और कपल का जो मतलब वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू टॉर्क के बराबर होता है। ओके, समझ आ रहा है सबको? ठीक है। सो आप देखिए ये आपका PS था और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो बनाया ना फिगर में, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ऐसा हम लोग देखेंगे, दिस ट्राइज टू मूव, है ना। ये ऐसे करके F2 और F1 आपस में इस तरह से लग रहा है, ठीक है। F1 इधर और F2 इधर, ओके। तो ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओके, टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, समझ गए? ठीक है। सो देयरफॉर टॉर्क अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू, बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए ये डिस्टेंस पूरा कितना, PS कितना डिस्टेंस ये वाला A है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, A/2, और ये वाला भी A/2। और याद कीजिए आप, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स हमारा यहाँ से कितना हो गया, F1, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A/2। तो F1 इंटू A/2, ठीक है। और क्योंकि दोनों का सेंस सेम डायरेक्शन है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी, तो दोनों फोर्सेस, दोनों टॉर्क ऐड होंगे। तो टोटल टॉर्क हो गया ये F1 इंटू A/2 प्लस F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। तो F1 IBB इंटू A/2 प्लस IBB इंटू A/2, ओके। तो IBB हमारा क्या हो गया, कॉमन, और A/2 प्लस A/2 क्या होता है बताइए, बोलिए। A/2 प्लस A/2 A, ठीक है। तो ये क्या बन गया, IABB, दिस इज व्हाट, टॉर्क। समझ आ रहा है सबको? बोलिए। अब ये A इंटू B, ध्यान से दिखेगा, दिस इज A एंड दिस इज B। तो A इंटू B क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द कॉइल, समझ गए ना। सो दिस टॉर्क बिकम्स टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू A इंटू B। समझ आ गया सबको? बोलिए। करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? पूरा समझ आ गया? ओके। सो अभी आप लोग अगर देखिएगा, I इंटू A को स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने बताया था करंट इंटू एरिया क्या देता था आपको, करंट इंटू एरिया, I इंटू A, J, वो करंट अपॉन एरिया होता था, J मैग्नेटिक करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अगेन आज फिर से दोबारा एक प्रॉब्लम हो गई कि बीच में जो है 1-2 मिनट का वीडियो जो है वो पता नहीं कट हो गया था, तो इसको दोबारा मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग थे कि I इंटू A इंटू B, ठीक है। तो I इंटू A जो है ये आपका, किसी ने बोला था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी नहीं है, करंट डेंसिटी I पर यूनिट एरिया होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। बट करंट इंटू एरिया को हम लोग स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। M इक्वल्स टू I इंटू A, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इंटू I इंटू A हो जाता है, ठीक है। ओके। सो ये जो टॉर्क हो गया, दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू A की जगह पे मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। जैसे आपको पता था ना कि टॉर्क इक्वल्स टू Q इंटू में 2A, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर Q की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये डायपोल मोमेंट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में Q की जगह क्या आ जाएगा, करंट, और सेपरेशन की जगह पे आ जाएगा एरिया, तो M इंटू B, ठीक है। तो टॉर्क यहाँ से क्या हो गया, M इंटू B। अब हम लोग सेकेंड केस ले रहे हैं। सेकेंड केस में केस 2, ये इंट्रोडक्शन में ये छूट गया था बीच में कि किस तरह से कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ क्या है कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। पहले सिचुएशन ऐसा था,
बीच में मेरे को जब टाइम मिल गया तो मैं थोड़ा ये आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा है, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर ये इंडिकेट थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है, दिस इज नॉर्थ पोल, ओके। तो दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इस तरह से है, ठीक। तो इसके अंदर में कॉइल को ऐसे रखा है, इस तरह से थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे कॉइल रखा है शुरुआत में। तो शुरू में जो है ये देखिए कॉइल का प्लेन ये है, ठीक है, अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो एरिया जो होगा इसका, ये इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, फर्स्ट केस जो हमने लिया था जहां से ये रिजल्ट आया, ठीक है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे घुमाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे, पहले ऐसे था तो अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, उसी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ये हो गया और इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया ये हो गया, ठीक है। या एरिया वेक्टर बोले या मैग्नेटिक मोमेंट बोले, बिकॉज है ना मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में अब हमने क्या किया, एंगल थीटा मान दिया, ठीक है। मतलब ऐसे कॉइल था पहले, अब हमने कॉइल को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के बीच में एंगल थीटा। उसके बाद बाकी नाम वही है, लेंथ ब्रेथ भी वही है, सो ऑन, ठीक है। इतना ही बीच में पोर्शन छूटा हुआ था, ठीक है। ये फिर से बंद हो गया था। तो अभी क्या बता रहा था मैं कि हमने क्या किया है, जो केस लिया है इस केस में, ठीक है, कि कॉइल ऐसा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, कॉइल ऐसा फर्स्ट केस, इसका एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में थीटा 90 डिग्री है, ओके, ठीक है ना। और इस वाले केस में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल ऐसा था तो इसको थोड़ा सा कॉइल को ऐसा घुमा दिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो कॉइल ऐसा घुमाएंगे तो एरिया भी ऐसे घूम जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, ये जो m है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक ही बात होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने कितना एंगल रख दिया, थीटा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर लेंथ ब्रेथ अभी भी वही है, दिस इज b एंड दिस इज a, ओके। नाम भी वही रख देते हैं, p q r s, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये जो QR वाला सेक्शन है और SP वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसका पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या ये काम कर रहा होगा। जो QR सेक्शन है, करंट तो आपको ऐसे ही फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, यहां से जो भी करंट निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किस डायरेक्शन में, ऐसे दिखे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक करंट ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा, ठीक है। ये देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और इस तरह से, है ना। तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक। और इस वाले की वजह से देखिए SP की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, गड़बड़ हो रहा है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है, ठीक है। करंट अभी आपका यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा एंगल पे जाएगा तो ये चेंज होगा, एंगल बनेगा, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे नहीं हो पा रहा है ना,
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये हम लोग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते, नहीं समझे, कुछ एंगल बना रहा है ना, तो एक सेंस समझते हैं कि ये इसकी वजह से, ठीक है, करंट यहाँ पर ऐसे फ्लो है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपको यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है ना। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस दोनों की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये बात तो समझ में आ रही है सबको, बोलिए। ठीक है, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अब और वो फोर्सेस क्या होंगे, दिस फोर्स विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रख लीजिए कि ये जो फोर्सेस होंगे दिस इज इक्वल एंड अपोजिट, एंड ये वाला आपको अपवर्ड ऐसे लगाएगा और ये वाला डाउनवर्ड, यहाँ ये वाला अपवर्ड लगाएगा और ये वाला डाउनवर्ड लगाएगा, ठीक है, और अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो ये दोनों की वजह से हमारा नेट फोर्स जीरो हो गया और कोई भी टॉर्क भी उसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का जो डिस्टेंस हो गया वो जीरो हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है तो इसलिए टॉर्क भी जीरो होगा। समझ आ रही बात? तो यानी इस QR और PS सेक्शन की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। आपको पेपर में भी इसी तरह से लिख देना है, वहाँ करके नहीं दिखाना है कि फोर्स इतना हुआ ये हुआ, बस आपको लिख देना है कि फोर्स ड्यू टू QR एंड SP, ठीक है, these are along the axis of rotation of the coil and in opposite direction, so therefore net force is equals to 0 and as well as net torque is also 0, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई सिर्फ दो की, ठीक है, एक कौन सी, PQ और RS, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि इस एंड से देखेंगे, PS वाले एंड से इसको देखेंगे, ठीक। तो PS अभी आपका थोड़ा सा कैसा है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने जो बनाया है ये ऐसा है, तो PS भी हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। और ये ऐसा डायग्राम थोड़ा सा समझ आ गया आप सबको, ऐसे है रेक्टेंगुलर कॉइल, है ना, ऐसा, ओके। चलिए अब ये हो गया आपका P, ये हो गया S, ठीक है। तो इधर की तरफ फोर्स हमारा कितना लग रहा होगा, फिर से F1, और ये फोर्स लग रहा होगा F2, ठीक है। ये हमने फर्स्ट डेरिवेशन में जैसे किया था सेम उसी तरह से, है ना, I V, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है। करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर अपवर्ड। ये देख लिया था पिछले में, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा। अगेन आप देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ये डिस्टेंस जो है आपका a/2 है और ये डिस्टेंस भी कितना है, a/2। यहां तक समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इस वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो वैल्यू है, ये डायरेक्शन, ये PS ऐसा है और इसके ऊपर में एरिया वेक्टर जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बोलिए। तो जो इस वाले पे PS पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, और ये एंगल आपका कितना था, थीटा। समझ आ रही बात, बोलिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टली है, कोई चेंज नहीं है, और एरिया वेक्टर इसके ऊपर में परपेंडिकुलर, तो उसी डायरेक्शन में m, ठीक, और ये एंगल थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। ये थीटा है, ये कितना, क्योंकि ये अभी बताया ना ये कितना है पूरा 90, ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ओके।
वो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। देखिए हम लोग को बेसिकली क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी ये डिस्टेंस चाहिए हमको, है ना। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, साइन या कॉस, बताइए। इस वाले ट्रायंगल में साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे। ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये दिस इसका नाम रख देते हैं O, ठीक है, और इसका नाम क्या रख दें M, और इसका नाम रख देते हैं N, है ना। बोलिए OM कितना होगा। अरे इसमें इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, साइन या कॉस या टेन। ये थीटा मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो इसमें कौन सा रिलेशन होता है, साइन या कॉस या टेन। ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट में क्या है, ये हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस। बस इतनी सी बात को पूछ रहा हूँ। तो कॉस 90 माइनस थीटा एंगल, दिस इज इक्वल टू बेस कितना OM और हाइपोटेनियस कितना a/2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो दिस इज a/2। तो OM कितना आ गया आपको, a/2 साइन थीटा। अरे बस समझ में, OM की वैल्यू पता चल गई। चलिए अब ये a/2 साइन थीटा बन गया और ये भी a/2 साइन थीटा बन गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल टॉर्क होगा दिस इज इक्वल टू F1 ये इंटू में, है ना, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू a/2 साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही सबको, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम है तो दोनों टॉर्क ऐड होंगे। ओके बोलिए। और F1 और F2 जैसे पिछली बार आया था, क्योंकि लेंथ है ना, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो आई बी इंटू a/2 साइन थीटा प्लस आई बी इंटू a/2 साइन थीटा। हरी बात समझ में, ठीक है। तो यहां से आप देखिए आई बी कॉमन आ गया, साइन थीटा भी कॉमन आ गया, है ना। यहाँ पर क्या बचा फिर से a/2 प्लस a/2। सो दिस इज व्हाट आई बी साइन थीटा इंटू a/2 प्लस a/2 क्या हो गया a। तो आई ए बी साइन थीटा, दिस इज व्हाट टोटल टॉर्क। A इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ द लूप। सो दिस इज A B साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो I इंटू A को क्या लिख सकते हैं बताइए, M, है ना। अभी वेक्टर फॉर्म छोड़ देते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। I इंटू A, करंट इंटू एरिया क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू B इंटू साइन थीटा। सो टॉर्क यहाँ से आपका MB साइन थीटा हो गया। जब लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको बताया था ना कि टॉर्क वहाँ पर P क्रॉस E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो PE साइन थीटा होता था ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में टॉर्क की वैल्यू। तो उसी तरह से यहाँ पर P की जगह पर यहाँ का आ गया M और E की जगह B। तो इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस, ओके, दिस इज व्हाट MB साइन थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सबको, बोलिए। तो ये सब बातें थी। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे वहां पर हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी ध्यान दीजिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होता है कि अगर ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अगर पैरेलल है, ठीक है, थीटा दोनों के बीच में अगर जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है
कि जब किसी भी चीज़ पे टॉर्क लग रहा है और जैसे ही हम लोग टॉर्क को हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो वापस आराम से आ सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ये था, इसको हमने टॉर्क लगाया, टॉर्क जैसे ही हटाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, एम बी, तो अभी थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उस केस में क्या होता है, टॉर्क इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल है तो टॉर्क ऐसे लगा। ठीक है, और अगर दोनों के बीच में 180 डिग्री है तो वो टॉर्क को ऐड करेगा, रोटेशन, है ना, समझ गए। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा उसमें रोटेट कराया, उसके बाद वो जो है उसका क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में और टॉर्क लगेगा, यानी टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, अपने पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ आ गया सबको। तो यही तो इसमें बातें थी। इसके बेस पे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 9, 13, 24 और 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में आप बैक एक्सरसाइज देखेंगे तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9, 13, 24 और 25, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम कुछ नहीं करना है, इजी वे में आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को समझने में तो बताइए। अब इसके बेस पे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 4.11। ठीक है, और 4.12, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा एग्जाम्पल 4.11 और 4.12। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल। ओके, तो थोड़ा सा ये वाला जो है ना, इसको आप एक बार फिर से दोबारा एनसीईआरटी से पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, एक बार और रिवाइज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।